to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend, and this class is all about Epithalamion, the work of Edmund Spencer. So we are having already video on this particular topic. Then why the next one? Seriously, दोबारा से उसी वीडियो को बनाने का reason, you know the reason, जब हम इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेंगे. The first thing that comes in the mind of the students that Epithalamion को clear करना सर एक confirm paper में आने वाली poetry है, and Edmund Spencer have a great tool in this particular poetry. आप बोलते सर it's not a poetry. It's a sum of 24 stanzas. अगर आप बोलते हो उसको हम sum up करते हैं 24 hours में, जिसको हम convert करते हैं 365 lines में, means a complete year, and this all is seriously devoted to his wife. He's going to wife the Elizabeth Boyle. So it's a day of their marriage. See, this is day of their marriage, and when you're going to get married, what sort of expectation going on in your mind? तो सीरियसली व्हेन यू fall in love with somebody और उससे से शादी हो रही है आपकी, तो क्या चल रहा हो दिमाग में? मतलब रियली यू गोइंग टू गेट मैरिड, आज आपकी शादी है, आज होने वाली है और 24 घंटे शुरू हो चुके हैं, मतलब अभी से लेके अगले 24 घंटे में आप शादी कर चुकोगे, एंड यू गोइंग टू कंज्यूमेट योर मैरिज लाइफ. तो व्हाट आर द फीलिंग्स दैट यू गोइंग टू हैव इन योर माइंड? तो यार थोड़ा सा रोमांटिक होके सोचना, पोएट्री को क्लियर करना. तो इसका कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. यार दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. अच्छा, इसको बनाने का रीजन भी दोबारा यही था कि हम इसको थोड़ा और डेलिबरेट वे में एक्सप्लेन करें. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो बोलते हैं सर इस पोएट्री को पढ़ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज 365 लाइंस आर रियली वेरी मच, मतलब सारी की सारी लाइंस ऑन टिप करनी है सर, कैसे क्लियर करेंगे, करने का तरीका क्या होगा और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये स्पेंसर का वर्क है. तो जो लोग ये सोचते हैं कि स्पेंसर के वर्क को आइडेंटिफाई करना है आर्टिस्ट स्टूडेंट्स, ऑनेस्टली आर्टिस्ट वाले जो परेशान होते हैं कि यार स्पेंसर के वर्क को कैसे आइडेंटिफाई करना, तो उसकी लैंग्वेज को देखना. इस मामले में चौसा से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, जैसे उसकी स्पेलिंग थी वैसे इसकी थी, क्योंकि इनके दोनों के जो पीरियड में ज्यादा फर्क नहीं था. तो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो लैंग्वेज तो वैसी है. सेकेंड पॉइंट सर, इसने ग्रीक गॉड्स और गॉडेसेस को बहुत ज्यादा यूज किया. आप हार्मन गॉड दिखेगा आपको सर, वहां पे हमारे पास निम्स दिखेंगी, इन चीजों को यूज करता बहुत ज्यादा. तो आपको आइडेंटिफाई करता है भाई दिस इज द वर्क ऑफ एडमंड स्पेंसर. उसके बाद हमारे पास कई सारी चीजें हैं, दैट्स नेपटल सॉन्ग्स, सब वेडिंग सॉन्ग्स को नेपटल सॉन्ग्स भी बोलते हैं, और एपिथेलियन एक वेडिंग सॉन्ग ही है जिसको डिफाइन किया स्पेंसर ने बहुत अच्छे डेलिबरेट वे में. तो यहाँ क्लियर करना जरूरी है दैट दिस सॉन्ग इज कंप्लीटली डिवोटेड टू हिज सेकंड वाइफ एलिजाबेथ बॉयल. अच्छा, इट्स अ कॉम्बिनेशन. अगर मैं बोलूं सर कॉन्टिन्यू सीरीज थी, किसकी? एमरेटी की कॉन्टिन्यू सीरीज थी एपिथेलियन, जिसको अनटाइटल किया गया था. अब धीरे धीरे हम सारी चीजों को समझेंगे. मैंने कहा ना व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, कि इसमें सब कुछ डिटेल में बता रहा हूं. आई रियली वांट यू गाइस टू राइट डाउन ऑल दीस पॉइंट्स, क्योंकि कई सारी चीजें बोर्ड पे शेयर नहीं कर पाया. मुझे लगा था आई एम किलिंग माय टाइम सीरियसली, तो मैंने यहाँ का जिसको डिस्कस करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा. अब सेकंड क्वेश्चन, द बिग क्वेश्चन, दैट हाउ गोइंग टू आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट, मतलब टेक्स्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. किसी भी टेक्स्ट को पढ़ना है, टेक्स्ट को पढ़ने का तरीका क्या है. सर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अस द 24 स्टैंजास, मतलब वन बाय वन आप सारे के सारे स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करोगे. देन आई विल मेक द नोट्स. सीरियसली आप लोग नोट्स बना रखे हैं मैंने, तो नोट्स को बनाने का फायदा क्या, अगर मैं वो भी यहाँ डिफाइन करूँ. हाँ, मैं आपको ग्लिम्स दूंगा एक एक चीज का, आप बड़े आराम से क्लियर करोगे. तो पोएट्री के टेक्स्ट को समझने के लिए पहले उसके पीछे की स्टोरी को जानना जरूरी है. As I always says for the poetry students, guys, if you want to be the master of poetry, first you need to know the story behind the poetry. Yes, उस poem के पीछे जो story है उसको जानो पहले. जब आप उसको workout कर लेते हो, you be easily able to identify the poetry in a first shot. And this is really a key. हाँ, ये बहुत बड़ा key का काम करेगा आपके लिए. आप बड़े आराम से चीज को deliberately समझोगे. तो पहले इस वीडियो को देखना, जिनके पास नोट्स है सीरियसली इस पूरी वीडियो देखना, फिर जाना नोट्स के ऊपर. नोट्स में जो टेक्स्ट दिया है पोएट्री का, दैट 365 लाइंस, उसको रीड करना वन बाय वन, स्टैंजा वाइज. रीड करने के बाद स्टैंजा के जो नोट्स दिए हैं उसको रीड करना, एंड देन कंपेयर. यू विल क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट. दोज डोंट हैव दैट नोट्स सीरीज, दे कैन हैव द नोट्स. नोट्स के लिए पीछे नंबर आ ही रहा है, आप लोग नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे. यू गेट योर नोट्स, ऑल दैट. Notes are not free, guys. You have to pay for the notes first. Come to the point. That is Edmund Spencer. क्या है एडमंड स्पेंसर, कैसे समझेंगे? सर एडमंड स्पेंसर को नहीं समझना, उसकी पोएट्री को समझना. एडमंड स्पेंसर की ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं मैं. आपने कहा एमरेटी, या फर्स्ट थिंग एपिथेलियन. सर एमरेटी से कॉन्टिन्यू था इसलिए मैंने एमरेटी बोला. तो आपने एपिथेलियन, इसको क्लियर करना जरूरी है बाय एडमंड स्पेंसर. सर इट्स 24 स्टैंजास. दैट 24 स्टैंजास stands for 24 hours. How many hours we are having in a day? We know the answer. Come to next one. Total 365 lines means days of the year.
भाई सीरियसली बंदा बहुत एक्यूरेट था, मतलब उसके दिमाग में कई सारी चीजें चल रही थी, एक एक चीज को पॉइंट आउट कर रहा था। 24 स्टैंजा बनाने और 3365 लाइन्स बनानी, तो पूरा साल कवर हो, पूरा दिन कवर हो जाए, मतलब अपनी लाइफ को पूरा डिवोट करा अपनी वाइफ को। सीरियसली वही बंदा चाहता था कि ना ये जो पोएम है ये याद रखी जाए इसकी वाइफ के एफर्ट से, कि उसने शादी को कैसे सक्सेसफुल बनाया। जिसमें लास्ट जो हमारा स्टैंजा ना, दैट इज 7 लाइन्स स्टैंजा, जिसपे इसने काम किया है, ऑनेस्टली इसने उस पर काम किया। अब कॉन्सुमेट करना, मैरिज को कॉन्सुमेट करना, 2-3 चीजें क्लियर करता हूं पहले। You're going to get married, आपकी शादी होने वाली है, एंड नाउ you're waiting things to be sum up। अब सुबह उठ गए आप, भैया सुबह 4 बजे उठ गए, अब शादी होनी है आपकी, तो आपकी एक्साइटमेंट लेवल ही अलग है। आप सबसे पहले प्रे कर रहे हो गॉड को कि यार सब कुछ ठीक रहे, एवरीथिंग मस्ट बी ऑल राइट एंड शी मस्ट बी वेक अप। अब उसको उठ जाना चाहिए, निम्स को आवाज देगा कि निम्स जाकर उसको उठाओ, एंड शी मस्ट बी रेडी, वो पूरी तरह तैयार हो, उसकी ब्यूटी को हाईलाइट करेगा। सीरियसली मतलब ये सारी चीजें कर रहा है, वो उस पोएट्री में डिफाइन कर रहा है। तो लुक एट यार, इसको 4 पार्ट से बांट सकते हैं हम, फ्रॉम स्टैंजा नंबर 1 to 8, देन 9 to 13, 14 to 17, 18 to 24। तो थोड़ा डिटेल में जानेंगे। द फर्स्ट, इट इज ऑल अबाउट द सेटिंग एंड पर्पस। व्हाट इज द सेटिंग? सेटिंग मतलब बिगिनिंग कैसे करते हैं, वो पर्पस हाईलाइट कर रहा है। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दीस स्टैंजास, मतलब उसमें क्या हाईलाइट कर रहा है सर? उसकी बॉडी को नहीं, उसकी फिजिकल बॉडी को डिफाइन कर रहा है। सर बॉडी हटा के ब्यूटी करते हैं, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो जो बता रहा हम उसको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, हम ब्यूटी बोलेंगे, वो उसको हाईलाइट कर। He was crazy about her। अब इसको ज्यादा डिटेल में हम जो नोट्स को पढ़ेंगे तो हमें पूरा पता लगेगा। तो वहां वो सेटिंग कर रहा है उसकी। You just telling you each and every point कि आप उसको बड़े आराम से समझो, and when you go through line by line, you be able to clear the points। Yes, this is the point where I need to hit। Yes, तब आप बड़े आराम से क्लियर होगा। तो फर्स्ट आप सेटिंग द पर्पसेस, मतलब फर्स्ट 8 स्टैंजास। तो मेरी राय हमेशा ये रहेगी कि आपने पढ़ना शुरू किया तो आपने शुरू कौन सी, फर्स्ट 8 को पकड़ लिया। पहले फर्स्ट 8 को सम अप करो, मतलब सब कुछ एक साथ मत करो, पार्ट्स करो, वो आराम से ग्रिप करो। जब 1 बाय 1 चलता है ना, तो हम इस चीज को बहुत इजिली ग्रिप कर लेते हैं। यही मैं आपसे चाहता हूँ। तो आपने फर्स्ट 8 स्टैंजा पे काम किया, आपने 1 by 1 वर्कआउट करना शुरू किया, और यू बी एबल टू क्लियर द पॉइंट्स, द सेटिंग एंड द पर्पस। Come to 9 13। I love this part because it's a description of beauty, the beauty of Elizabeth Boyle। Yeah, description of beauty, उसकी beauty को define कर रहा है। अब how are you going to define your beloved? Whether man or woman doesn't matter। If you're girl then a man, if you're woman then definitely man। सर लेकिन अगर आप मैन हो तो वुमेन होगी। आजकल वैसे गड़बड़ चल रही है, तो सेम केस भी हो सकता है। तो यहाँ वो हाईलाइट कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है। तो हमें जरूरी है कि चीजों को आइडेंटिफाई करना। और एपिथेलियन, ऑनेस्टली एपिथेलियन की अगर बात करते हैं तो एपिथेलियन का नाम ही, इसका मीनिंग ही क्या है? वेडिंग सॉन्ग। लुक एट इट, आई हैव जस्ट राइट ऑन देयर, मैंने यहाँ लिखा भी हो गई वेडिंग सॉन्ग, या द सॉन्ग ऑफ वेडिंग। दिस इज द सॉन्ग ऑफ वेडिंग, दैट इज एपिथेलियन। अब आपने कहा सर ये वेडिंग सॉन्ग हुआ करता था, ये ग्रीक में यूज किया जाता था, एक्चुअली ये कोरस की तरह गाया जाता था कहाँ? किसी के बेडरूम के बाहर, किसी के बेडरूम के बाहर। कि भैया अब मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा, यू गेट टू नो ऑल दैट व्हेन यू गो बाय टेक्स्ट। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटी, या दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटी। एंड देन कम टू द स्टैंजा नंबर 14 to 17। यहाँ ये हाईलाइट करता है मैरिज सेलिब्रेशन एंड द यूनियन when they start loving to each other। So it's a union of souls, not the physical union। पहले क्लियर आता हूँ यहाँ, ये हाईलाइट करना है मैरिज सेलिब्रेशन को, जहाँ कई लोग आए हुए हैं। ऑब्वियस है कि अगर आपकी शादी तो बड़े सारे लोग आएंगे, दे विल एंजॉय ओवर देयर। अब जो वो आ तो गए हैं, डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस मोमेंट, बट नाउ शादी हो चुकी है, लड़की घर पे आ चुकी है, अब आप चाह रहे हो भैया जाओ ना यार, ऑल इज व्हाट यू आर डूइंग, वी हियर टू स्टार्ट आवर मैरिड लाइफ, आई एम हियर टू लव हर। बट उसके लिए आप लोगों को यहाँ जाना पड़ेगा ना। नाउ एंजॉय हो गया, सेलिब्रेशन हो गई, नाउ गो बैक टू योर होम। सीरियसली उसने उसको हाईलाइट किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोला, बट वहां पोएट्री में अपनी फीलिंग को बताने की कोशिश कर रहा है। So here we are having the marriage celebration and the union, and the last part that is really the key, that is 18 to 24, is the anxiety of starting their married life। Anxiety, हम सब फील कर सकते हैं। सीरियसली you have an anxiety when you are with your beloved, you're going to touch her, you're going to love her। तो यहाँ पे वो एंजाइटी को हाईलाइट करता है। वो एंजाइटी उस लवर, उस पोएट, उस हस्बैंड, उस राइटर के दिमाग की उसने यहाँ पूरी की पूरी राइट डाउन की।
एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया, एंड दैट बी द की। तो यहाँ पे जरूरत है पहले रोल ऑफ स्पेंसर समझना। सर स्पेंसर कौन है यार? एडमंड स्पेंसर, द पोएट ऑफ द स्टोरी, एक्चुअली द पोएट ऑफ एपिथैलेमियन। आपने कहा ही इज अ पोएट, या ही इज अ पोएट, ही इज अ लवर। पोएट कम लवर? नो, ही इज अ ब्राइडग्रूम, भाई दूल्हा भी वही था। नो, ही इज अ मास्टर इन चार्ज ऑफ सेरेमनीज, या सारी सेरेमनीज का इंचार्ज तो वही था भाई, उसी की शादी थी और वही सारी अरेंजमेंट्स कर रहा था, एक एक चीज को क्लियर कर रहा था, डिफाइन कर रहा था भाई क्या करना है, करने का तरीका क्या है, कैसे चीज को फॉलो करना। एंड देन द इवेंचुअल हस्बैंड, एक एक चीज को हाईलाइट करने वाला, चीजों को समझाने वाला, एक एक मूवमेंट को बताने वाला, ही वाज द वन हु वाज द इवेंटफुल हस्बैंड। तो ये सारी चीज की थी। अब हमारे लिए कुछ चीजें जरूरी है, सीरियसली जरूरी, बहुत जरूरी, जो हमें ऑन टिप ऑन की, सच एज द यूज ऑफ ग्रीक गॉड एंड गॉडेसेस। फर्स्ट पॉइंट, लाइटों का डेफिनेटली मुझे लाइट दिख रहा है तो आप प्लीज जूम कर लें, थोड़ा सा गलती कहीं ना कहीं हो जाती है। तो पहला, द फर्स्ट थिंग, द यूज ऑफ ग्रीक गॉड एंड गॉडेसेस, ये आइडेंटिफाई करता है कि चौथा का वर्ब है। देन इट्स अ डिजायर फॉर द ग्रीक एपिथैलेमियन which refers to those songs which are sung before the bridal chamber. I've already told you, शायद मैंने बता दिया, अभी नहीं बताया तो डेफिनेटली मैंने लिखा हुआ है, इसको फॉलो जरूर करना यार। Next one, it tells about the joys and physical love. Yeah, this is all about the joys and physical love. Actually, Epithalamion is all about the spiritual and physical love. So when somebody asking you that what does mean Epithalamion, so it's a jam about the physical and spiritual love. And the next, this is really important. It's sung outside the bedroom of the newly married couple and the last sexual desires, as described now as between the bridegroom and in the poem. Yeah, this is the sexual desires. So when somebody is asking a simple question to you, what is all about Epithalamion and how you going to be the master of it, first of all you need to watch this video. After this, go to the text in this part, 4 parts में जैसे राइट किया, टेक्स्ट को रीड करो, गो टू एक्सप्लेनेशन, आपको एक्सप्लेनेशन दी गई नोट्स के अंदर, उसको पढ़ो स्टैंजा बाय स्टैंजा, एंड देन अगेन रीड द टेक्स्ट, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से ग्रिप कर पाओ। This is a way to be a master of Epithalamion. Hope this class is helpful for you to understand this point. Catch you very soon with a new video. Bye guys.